लोकतंत्र तानाशाही और सैन्य शासन निर्विवाद रूप से वर्तमान में लोकतंत्र विश्व की सर्वाधिक सिविलाइज्ड राजनीतिक व्यवस्था है और सर्वस्वीकार्य राजनीतिक व्यवस्था है। लेकिन लोकतंत्र में खामियां हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और इन खामियों की वजह से कभी लोकतंत्र तानाशाही के रूप में बढ़ता प्रतीत होता है तो कभी लोकतंत्र पर सैन्य शासन प्रभावी दिखाई पड़ता है, सैन्य व्यवस्था प्रभावी दिखाई पड़ती है। लोकतंत्र की खामियों की चर्चा फिर कभी, लेकिन ऐसा होता क्यों है? जब तक लोकतंत्र का कोई विकल्प हमारे पास नहीं आ जाता, हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी पड़ेगी और लोकतंत्र को बनाए रखना पड़ेगा। लेकिन लोकतंत्र में जब किसी व्यक्ति को जनता का अधिक समर्थन प्राप्त हो जाता है तो वह जाने अनजाने तानाशाह बनने की कोशिश करता है। इन स्थितियों में दो बातें हो सकती हैं, जनता में विद्रोह या जनता की भावनाओं का आकलन करके सेना द्वारा सत्ता पर नियंत्रण कर लेना। वस्तुतः वैश्विक संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसलिए की गई है कि वो विश्व युद्ध को रोके और किसी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना उसकी नीति है। काश संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में लोकतंत्र को बनाए रखना और लोकतंत्र से उत्तम व्यवस्था को ढूंढना भी उसके चार्टर में होता। उसके चार्टर में ऐसा न होने से जब कभी लोकतंत्र पर आक्रमण होता है तो विश्व के अन्य देश या संयुक्त राष्ट्र संघ जब हस्तक्षेप कर अपना चिंतन देता है तो उसे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद कई बार कई देशों में लोकतंत्र को कुचला गया और सैन्य तानाशाही आई। अभी हाल में ही म्यांमार में सैन्य शासन स्थापित हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बार बार स्टेटमेंट दे रहा है कि सभी देशों को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि सैन्य तानाशाही वहां की समाप्त हो। लेकिन इससे भी विकट स्थिति तब होती है जब सेना शासन की बागडोर नहीं लेती लेकिन शासक तानाशाह हो जाता है और लोकतांत्रिक ढंग से चुना गया है। वस्तुतः जब कोई तानाशाह होता है या तानाशाह होने का प्रयास करता है तो वह सेना और पुलिस का अधिकतम यूज करता है, और जो शासक सेना और पुलिस का अधिकतम यूज करके जनता की भावनाओं को कुचलने का प्रयास करेगा वह जाने अनजाने सैन्य वर्चस्व को आमंत्रित कर रहा है, जैसा कि पाकिस्तान में बार बार हुआ। अभी भी वहां लोकतांत्रिक सरकार है लेकिन सेना के प्रभाव को इनकारा नहीं जा सकता। जिन जिन देशों में ऐसा होगा तो लोकतांत्रिक शासन में तानाशाह कैसे कोई बनता है, वह अन्य संस्थाओं को कुचलता है और जनता को अपनी आवाज उठाने से नियंत्रित किया करता है। और ऐसा वो कैसे करेगा? ऐसा निश्चित रूप से वह सेना और पुलिस के बल पर करेगा। और जब सेना और पुलिस के बल पर करेगा तो सेना और पुलिस की महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। पहले तो यही बात है कि वह
अप्रत्यक्ष तौर पर पुलिस शासन हो जाता है। और इन स्थितियों में सेना की महत्वाकांक्षा इस सीमा तक बढ़ सकती है कि वह सत्ता पर कब्जा कर ले, या कि महत्वाकांक्षा न भी बढ़े तो सेना अपने प्रभाव को समझकर अपनी दखलंदाजी को बढ़ाएगी और तानाशाह को जिस सीमा तक मदद करेगी उसका रिटर्न देना चाहिए। पुलिस भी ऐसा करती है और सेना भी ऐसा कर सकती है। और अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को सेना के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से आपने कुचल दिया है, तो अन्य संस्थाएं जैसे भारत में यदि संसद, चुनाव आयोग और न्यायपालिका, ये तो शीर्ष की बात है, अन्य संस्थाओं को काफी कुछ दबाया जा चुका है, कुचला जा चुका है। लेकिन ऐसा कैसे हो पाया? लोकतांत्रिक तरीके से संसद द्वारा ही ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन संसद में समर्थन के बल पर और पुलिस और सेना के बल पर ऐसा बार बार किया जाता रहा है विभिन्न देशों में। और आज लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जो कुठाराघात हो रहा है उसी का परिणाम है। तो जब ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक संस्थाएं अपनी बात नहीं कह पाएंगी, स्वायत्त रूप से कार्य नहीं कर पाएंगी और उच्च लोकतांत्रिक संस्थाओं, न्यायपालिका का भी न्यायाधीश एक राजनेता की भांति सत्तासीन शासक का प्रलाप करने लगेगा, सत्तासीन शासक की समालोचना न करके उसकी प्रशंसा में लीन हो जाएगा। उच्च पद की महत्वाकांक्षा में अथवा अपनी नियुक्ति का समुचित प्रतिक्रिया उससे निवृत्त होने का के साधन के रूप में, किसी भी रूप में यदि चुनाव आयोग, न्यायपालिका और संसद स्वयं शासक की प्रशंसक हो जाए तो हम लोकतंत्र से दूर होते जाएंगे और हम तानाशाही तो नहीं चल सकती, क्योंकि चुनाव होगा ही, जनता उखाड़ फेंकेगी, लेकिन कहीं न कहीं से हम सैन्य शासन, तानाशाही को भी बर्दाश्त करेंगे और भविष्य में सैनिक शासन या सैन्य वर्चस्व और पुलिस वर्चस्व या पुलिस शासन को हम आमंत्रण दे रहे हैं।